बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहरहाल आज वो दिन आ ही गया जब लाहौर के लिबर्टी चौक से ऐलान होने का वक्त हुआ चाहता है, शायद अब से कुछ देर के बाद। और ये ऐलान करने जाएंगे जाहिर है चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि पीटीआई के चेयरमैन हैं, और वो ये कह चुके थे कि भाई असेंबलियाँ हमने तहलील करनी है। अभी आते आते मुझे खबर दी गई कि परवेज़ इलाही ने असेंबलियों की तहलील के हवाले से समरी पर दस्तखत करके इमरान खान के हवाले भी कर दिया और उनको कहा कि सर ये आपकी अमानत थी, आपको लौटा दी है, जब दिल चाहे जैसे दिल चाहे असेंबलियों की तहलील का फैसला करें, हम लब्बैक कहेंगे। यही नहीं बल्कि केपीके के हवाले से भी आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर अपनी हुकूमत रखती है और वहां पर भी असेंबलियों को तहलील करने के मामले पर इमरान खान साहब आज रात जब 8 बजे खिताब करेंगे तो उनके दाएं मेरा ख्याल है परवेज इलाही बैठे होंगे और बाएं जो है महमूद खान साहब बैठे होंगे। लेकिन देखना ये है कि ये तारीख आएगी या ये होगा कि भाई असेंबलियां तहलील कर दी हैं हमने। ये वाली सिचुएशन इस वक्त लिबर्टी चौक का क्या मंजर है ये भी आपको दिखाएंगे और वहां से रिपोर्ट भी करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ आखिर में क्या सोच रही है, क्योंकि हमारे पास तो इत्तलात अब ये भी आ गई हैं जराए के साथ भी कि नून लीग ने कहा है कि वजीर आला पंजाब और स्पीकर के खिलाफ लाते हैं अदम एतमाद की तहरीक और फिर देखते हैं कि ये कहाँ खड़े होंगे। लेकिन इस सब के साथ साथ मुल्की मामलात पर भी बात और करना बहुत जरूरी है। रेकोडेक का मुआहिदा सदियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हर दौर में रेकोडेक के मामले पर हमने देखा है कि मुआहिदे हुए हैं गैर मुल्की कंपनीज के साथ, और इन मुआहिदों में हमने देखा है कि कभी ना कभी अगर मैं कहूं कि कहीं हॉट वाटर्स आते रहे इस दौरान तो गलत नहीं होगा। अप एंड डाउन की सिचुएशन जारी रही, लेकिन एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि रेकोडेक का ये तारीखी मुआहिदा जो है ये हो चुका है और इस मंसूबे का $8 अरब का ये मुआहिदा है जिससे बराह रास्त वहां के मकामियों को भी फायदा होगा। 50-50% की जो पार्टनरशिप है उसमें 25% जो है वो बलूचिस्तान के पास भी होगा। इसके असल हकायक क्या हैं आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वजीर आजम ने कहा है कि अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असेंबलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं। वकार शौकत मुझे बताया गया कि इस वक्त लिबर्टी चौक पर है, जरा पहले उनसे अपडेट लेते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछते हैं कि वो करने क्या जा रहे हैं। वकार ये बताइए कि इस वक्त लिबर्टी चौक पर पंडाल सज चुका है, गो के इमरान खान साहब जो है वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, क्या मंजर है, क्या मोमेंटम है, कितने लोग हैं, जरा अहाता कीजिएगा। आज बिल्कुल लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो यहाँ पर पावर शो करने जा रही है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है और यहाँ पर जो है वो इसके साथ जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि कारकुनों की बड़ी तादाद में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, बच्चों को लेकर आए हुए हैं, झंडे लिए हुए हैं और जो जज्बा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मजबूत जमात है। इसके साथ ही 8 बजे जो है वो साबिक वजीर आजम इमरान खान जमान पार्क से जो है वो यहाँ पर वीडियो करेंगे जिसमें ऐलानात भी किए जाएंगे। वकार साहब ये फरमाइएगा, यहाँ जो लोग बैठे हैं आपने इनसे राय ली है या आप अभी पूछ सकते हैं कि इमरान खान साहब को असेंबलियां तहलील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या राय है इस पे इनकी, अवाम की क्या राय है, इनके वोटर सपोर्टर्स क्या कहते हैं? जी मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि इमरान खान साहब जो असेंबलियां तहलील करने के हवाले से फैसला कर रहे हैं, आज हम ऐलान कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले? आज माशाल्लाह आप देख रहे हैं कत्ला दुनिया का हजूम है। आज अगर इमरान खान यहाँ आ जाता ये हजूम इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा होता। वकार इनसे पूछे असेंबलियां तहलील करनी चाहिए या नहीं, ये सवाल कीजिए और इंशाल्लाह इमरान खान ये बताइए कि असेंबलियां तहलील करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, 1 मिनट भी नहीं लगाना चाहिए। 1 मिनट। और ये असेंबलियां तहलील करना हमारे ऊपर ऐसा है जैसे तीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। पूछे। तो ये बताइए कि इमरान खान को असेंबलियां तहलील करनी चाहिए या नहीं? असेंबलियां तहलील करनी चाहिए या नहीं इमरान खान? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ओके ठीक है वकार, तहलील करनी चाहिए और हम लोगों को नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक वकार, थैंक यू। अब मुझे लगता है कि जाहिर है जो उनके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि 1 मिनट ना लगाएं, असेंबलियां तहलील करें, लेकिन नून लीग वाले कह रहे हैं कि मिनट नहीं घंटे नहीं दिन लगा देंगे और ये करने कराने वाले कुछ नहीं है। जरा बात करते हैं अमजद अली नियाजी से, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपॉर्टेंट आदमी है, अंदर की खबर भी रखते हैं। अमजद अली नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
थैंक यू सना। थैंक यू। अमजद अली नियाजी साहब, ये फरमाएं कि आज फिर तारीख का इंतजार होगा। आपका वोटर सपोर्टर जो लिबर्टी चौक पर इस वक्त भरपूर अंदाज से मौजूद है, वो कह रहे हैं मिनट ना लगाएं और इसे अमिया तहलील करें। सर आप सिर्फ लिबर्टी चौक की बात ना करें, विद इन हाँ जी। पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। आज अपना सोशल मीडिया देखें, जी, मीडिया देखें, लोग कितने एक्साइटेड हैं कि इमरान खान जो भी फैसला करते हैं वो इनके लिए काबिल कबूल होगा। और इमरान खान साहब हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, ओके। पाकिस्तान की सॉवरेंटी की बात करते हैं। आज रियासत के बचाव का या रियासत के बचाने का हम सब के लिए इम्तिहान है। और हम समझते हैं कि ये हुकूमत जो है जी। वो साइफर के नतीजे में आई है। ओके। और पाकिस्तान आज जिस मईशत की दलदल में फंस गया है, यानी कि इकोनॉमी नीचे जा रही है, उसकी जिम्मेदार ये नाहल और नालायक लोग हैं। अगर ये मजीद कुछ देर इनको रखें तो ये पाकिस्तान की लुटिया जो है डुबो देंगे, डबो देंगे जनाब। ठीक है। लेकिन अमजद अली नियाजी साहब, देखिए इसलिए आप हम पंजाब समझते हैं कि हाँ नियाजी साहब, आप पंजाब फौरी की इस हाँ, मुल्क के मैं हालात- सवाल करूं फिर आप जवाब दीजिएगा ना इसी के साथ। ये मुझे बताएं ना, पंजाब की हैयत, उसके हालात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप चौधरी ब्रदर्स को भी जानते हैं, फिर नून लीग का भी जो वहां पर आप तो नहीं मानेंगे लेकिन बहरहाल एक असर रसूख तो मौजूद है। ये फरमाइएगा कि अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर जो आज बैठक लगाई है नून लीग ने, आपको नहीं लगता कि इससे आपको नुकसान हो जाएगा अगर आपने असम्बलियां तहलील के मामले पर जरा सा भी लहतो लाल से काम लिया? नहीं, इंशाल्लाह कितने दिन चलेगी वो तरीके में? 2 दिन। नंबर तो इन्होंने पूरे करने हैं ना, अच्छा, ज्यादा तो नहीं ना। तो इससे कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह ताला। अब हमने कानूनी और सियासी मशावरत दोनों सूरतों में की है। ठीक है। और इमरान खान समझते हैं हाँ जी, चीजें, जो अगर वो सोच रहे हैं तो हम उससे आगे की सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ये क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। और इंशाल्लाह तो इनको हर मरले पे इन स्विंगर लगेगा। अच्छा चले, अब जरा थोड़ी सी प्रिसाइज सिर्फ जवाब दे दे। 17 दिसंबर है जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, रात के तकरीबन 7:20 होने ही वाले हैं। ये फरमा दे कि आज की तारीखों में यानी दिसंबर के 31 तक सूरत हाल तब्दील होगी या जनवरी तक लेकर जाएंगे आप ये मामला तहलील का? मैंने पहले कहा कि ये सब फैसले इमरान खान को सौंप दिए पूरी पार्टी ने और चीफ मिनिस्टर ने। अब खान जिन सूरतों में जो जहां पे खेलना चाहे उसकी मर्जी है। वो विकेट उड़ाना चाहे सबकी, तीनों की, वो तो आपके पास न्याजी साहब, आप तो खुद न्याजी हैं, इमरान खान साहब भी न्याजी है, तो आपके पास तो खबर होनी चाहिए खान साहब ने आज क्या फ्रेम रखा हुआ है, क्या उनका जहन है? स्ट्राइक करेंगे या थोड़ा जैसे स्ट्रैटेजी होती है ना क्रिकेट की, स्ट्राइक कर जाता है आदमी या फिर थोड़ा सा पेस रोकता है, पेस रुकेगी या स्ट्राइक होगा? दोनों सूरतों में हो सकती है बहुत सारी चीजें। चले, लेकिन ये खान साहब, क्योंकि बहुत सारी सना, आपको पता है मेरी खान के साथ जो ताल्लुक है, रिश्ता है, जी मुझे अंदाजा आपके है। इल्म में है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ खान साहब ही करे तो बेहतर है, क्योंकि लीडर है, लीडर ही फैसले सुनाता है। हम वर्कर तो सजेशन दे सकते हैं ना। और आपका सजेशन क्या है? हमारी सजेशन अमानत है इमरान खान को, वो दे दिया आपने? मैं तो कहता हूँ राइट डिसीजन राइट टाइम पे होना चाहिए। इज दिस और द इमरान राइट खान टाइम टू जो टेक कुछ द करेगा वो डिसीजन? बेहतर अमजद अली नियाजी साहब। जी, ओके, वेल थैंक यू वेरी मच। अमजद अली नियाजी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमसे कह रहे हैं कि खान होगा, जाहिर है उनके पार्टी के चेयरमैन है, उनको ऐसा ही कहना चाहिए। लेकिन जब हम जाहिर बात करें तो जैसे अभी वकार शौकत ने हमें आगाह किया कि 8 बजे लगभग इमरान खान साहब जो हैं वो बात करेंगे वीडियो लिंक के जरिए अपने लोगों से। अब तहलील होती है या नहीं होती, पाकिस्तान की सियासत कहाँ जाती है, ये सब देखना होगा। लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक ले लूँ, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मुल्क के अहम तरीन मामले पर मैं बात करना चाहूँगी। इस रेकॉर्डिक मनसूबे के हवाले से मैंने कहा कि इसकी तारीख में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस बार जो मुआहिदा हुआ है इस पर बहुत सारा यकीन ज़ाहिर है पार्लियामान ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंडोर्समेंट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं हैं। इसका हल क्या हो सकता है, और इस सारे मुआहिदे में बलूचिस्तान जो है वो किस तरह उसका फ्यूचर हम देखते हैं, या फिर वाकई एक मरतबा फिर वहाँ पर किसी किस्म के और जिसे कह सकते हैं एहसास महरूमियत तो जन्म नहीं लेंगी। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने कहा कि एक अहम मौजू है रेकोडेक का। इस मुआहदे पर होने के बाद क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्यों हैं, शायद ये उससे अहम सवाल है। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं सरदार शौकत पोपलज़ई, सदर हैं बलूचिस्तान इकनॉमिक फोरम के। उनको वेलकम करती हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। लेटर ऑन मुझे ज्वाइन करने जाएंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उनसे भी पूछेंगे कि अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो क्या हैं, और जब ये मुआहदा हुआ है तो इसमें बाकी सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो वफाक हो या फिर खुद बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से हमारे पास इतलाती कि वहां से भी इसको तमाम ही लोगों ने एतमाद दिया। सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, क्योंकि आप सदर हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, ये फरमाइएगा इस दफ़ा जो ये रेकोडेक का मुआहदा हुआ है, ये पिछले मुआहदों से कितना मुख्तलिफ है और इसमें क्या बेहतर चीज़ें हैं जो पिछले मुआहदों में नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक दो चीज़ें आपके सवाल के जवाब से पहले देना चाहूँगा। और ये करूँगा कि कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इस प्रोजेक्ट को जितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स जी, जब से ये कंसीव हुआ और फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी को मिला, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने मार्केट में बेचा, फिर ये TCC बन गई, आज वो है। और उसमें और इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की कंसेंट है। ठीक है। स्टेक होल्डर में हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है, पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी शामिल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसको लीगल कवर भी मिला है। जी बिल्कुल। और फॉरेन इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट थी कि जी हमारी लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट की कवर भी मिलना चाहिए, Yes, sir. तो उनकी दोनों चीज़ें ये पूरी हो गई। अब मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, कि वो इस मायदे से पूरा फ़ायदा उठाएं। Okay. पूरा फ़ायदा उठाएं कि मीन ऐसा नहीं हो कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपने रिजर्व को, वो तो मैं उनके जो मीडिया है उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, वो खूब दुनिया में पब्लिसाइज कर रहे हैं, अपना प्रोफाइल ऊपर कर रहे हैं कि जी हमने एक बहुत बड़ा रिजर्व जो दुनिया का दूसरा रिजर्व है उसको एक्वायर किया। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये ना हो कि वो दुनिया के मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज में कोट करके वो पैसा उठा लें, तो वो इसकी बेसिस पे पैसा उठा लें, ऐसा ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स में या पॉलिटिकल चैनल्स में उतना एक्सपर्टीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, और ये जो एक मौका मिला है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ द डे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे पहले और फेडरल गवर्नमेंट बाद में, कि वो इसको बड़ा सिंसियरली इसको लेके आगे चलें और इसके ऊपर कंसंट्रेशन दें। सेकंड आ गया, मुझे मालूम है हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो नेचुरली फ्लैग बेरर हैं बलूचिस्तान के इंटरेस्ट की, उनको रिजर्वेशंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, ये एक फेडरल सब्जेक्ट नहीं है। माइनिंग सब्जेक्ट इज़ अंडर डेवोल्यूशन, इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। उनको चाहिए कि उनकी रिजर्वेशंस जो है उनको दूर करें और उनको वाया मीडिया एक सेटल करें ताकि पॉलिटिकल इशू कोई ना बने। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे जैसे सवाल किया कि आपने कहा पिछले मुआहदों से ये बेहतर है, पिछले 20 सालों में जो हमने उतार चढ़ाव देखे। अब जिन एलिमेंट्स यानी पॉलिटिकल एलिमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो वहाँ से एक मतलब फिर बलूचिस्तान से आवाज़ हमें उठती हुई नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें यानी मुकामियों को इसका फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता है इसकी परसेंटेज जो है वो 50% पे वो कंपनी लेगी और 25% जो है वो वफाक और बलूचिस्तान के पास जाएगा, और उसमें OGDCL और बाकी दीगर और जो वहाँ पर माइंस एक्सप्लोर करेंगी वो कंपनीज भी उसके शराकतदार हैं। ये फरमा दें मुझे कि वहाँ पर अब आपको क्या लगता है कि अगर ये शुरू होता है मुआहदे पर अमल दरामद, तो वहाँ पे मुकामियों को इससे क्या खतरात हैं या उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसको एलैबोरेट करना कितना ज़रूरी है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इससे मुझे भी कंसर्न है और मैं अक्सर इसको हाईलाइट करता हूँ। देखें, ये आपने एग्रीमेंट की बात की। एग्रीमेंट मीन कि फेडरल गवर्नमेंट 25% लेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 25% लेगा, और 2 रोज़ पहले मैंने ये भी देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने लचक दिखाई है कि वो सूबाई हुकूमत को कोई 36-38% कर देंगे। इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो 50% लेगा। वी आर टॉकिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम मीन जो लोकल पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ ट्राइब से कंसिस्ट करती है, तो उनको क्या आया एम्प्लॉयमेंट में प्रायोरिटी देंगे आप ट्रांसपोर्टेशन में उनको हिस्सा देंगे, आप बाकी तमाम चीज़ें जो डाउनस्ट्रीम जिससे ये प्रोजेक्ट चलेगा क्या उनको आप शामिल करेंगे? ऐसा मैंने अभी तक ना सुना है ना देखा है, इसलिए कि लोकल पॉपुलेशन मेरा अपना ट्राइब भी वहाँ लिमिटेड मौजूद है, तो किसी ने ये नहीं मुझे बताया कि गवर्नमेंट ने या
कंपनी ने या किसी ने उनको अप्रोच किया हो कि जी आप आएँ, वो खुद कोशिश कर रहे हैं, हर आदमी फिक्रमंद है कि मैं कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा ले लूँ या हिस्सा बन जाऊँ। तो ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अगेन मैं आई वुड से, देखिए इट्स लाइक अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दोनों पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इज फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट ज़्यादा देखेगा, वो मैक्सिमम CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे मे एड्रेस के जी हम लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट दे दें, क्योंकि पहले भी ये भारत एज ए TCC काम कर चुके हैं, तो उन्होंने कोई खातिर ख्वाह एफर्ट्स नहीं किए थे। उन्होंने एयरफील्ड भी अपने खर्चे पे बना दी, लेकिन लोकल पॉपुलेशन को एक सवाए जहाज के ट्रिप देना या दूसरी चीज़ें उनको चाहिए था, हॉस्पिटल बनाएं, उनको चाहिए था एजुकेशन स्कूल करें, उनको ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को फैसिलिटेट, दे हैव नॉट डन दैट एंड दिस टाइम गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेयर इट। आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड द एग्रीमेंट में ये स्पेल आउट होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एहसान किया फॉरेन इन्वेस्टर पे कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेजिस्लेशन में भी उनको हेल्प की, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, तो आप भी तो अपना उतना हक लें, अपना हिस्सा लें, ताकि लोकल पॉपुलेशन बेनिफिट कर सके। ओके सरदार साहब, इसमें एक फिर और अगला सवाल भी ये बनता है कि देखिए ये जो रेकोटेक मंसूबा है, बलूचिस्तान का ज़िला चागी है, यहाँ पर हमें मालूम है तांबा भी है, सोना भी है, और ज़ाहिर ये तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को, अगर मैं यही कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मादनियात से माला माल है। सॉरी, ओके सरदार साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं, कानून दान है और फिर इस मामले पर अपनी एक ख़ास राय भी रखते हैं, रहनुमाई JUIFA के। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, ज़रा हम रेकोटेक के मामले पर बात कर रहे हैं और इससे जुड़े हुए उन तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात कर रहे हैं जो कि अब हमें सुनाई दे रहे हैं। फरमाइएगा, पिछले 20 बरसों से ये रेकोटेक के जो मामला थे ये उतार चढ़ाव का शिकार रहे। इस बार जो मुआहिदा हुआ है, आपको क्या लगता है कि इस मुआहिदे से बराह रास्त बलूचिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और अगर नहीं होगा तो उसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ आप देखते हैं? देखिए, मुमकिन है कि बलूचिस्तान के लोगों को भी कोई फ़ायदा हो, मगर असल मसला और है। असल मसला ये है कि जो सब्जेक्ट है सूबे का, वो सूबे से ले लिया गया है और सूबे से लेके वफाक के पास है और उसकी गारंटियां भी वफाक दे रहा है। उसके लिए सारा कुछ जो है ना, जो आमदन का एक मेजर हिस्सा है वो भी वफाक के पास आएगा। ठीक है। तो इसकी मिसाल जो है ना वो हम इस तरह से देते हैं कि ये इस वक्त जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है उसमें पूरा बाजू काटने के उसमें चक्कर में थे और वो बाजू को कटा के जो है वो उंगलियों तक मामला आया है। मगर असल फिर वो प्रॉब्लम यही है कि सूबे का जो हिस्सा है, सूबे का जो हक है, उसको वफाक के पास चला गया है और एक 18th अमेंडमेंट में हमने दरार लगाई है। अच्छा। और जो कि खुश आइंद बात नहीं है। आप देख लीजिए कि आप देखिए कि थर के मामले में जब थर का जो सेटलमेंट हुआ उसमें सूबे का हक तस्लीम किया गया, उसमें सिंध प्रोविंस का हक तस्लीम किया गया। सही। वहाँ भी मादनियात की बात थी, वहाँ भी कोयले की बात थी, या वहाँ कोयले से गैस की बात है जी। तो हमारे यहाँ ये हक जो है ना इसको डिनाई किया गया। अच्छा, इसमें आप कानूनी पेचीदगी जो आपने बताई वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब लेजिस्लेशन के लिए ज़ाहिर बिल आया असेंबली में, वो पास हुआ, कंसेंसस के साथ हुआ, उसके लिए जो मैंने सुना, मुझे तस्दीक कर दीजिएगा, कहा कि बलूचिस्तान असेंबली से भी इसको एतमाद मिला, तो ही फिर इसको हमने टेबल किया और फिर सारे मामला हुए। इस बाबत आप क्या कहिएगा कि यानी असेंबली जो बलूचिस्तान की है वो भी कंसेंसस में शामिल थी, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं कि सूबे के हक का तस्लीम न करने का एलिमेंट जो है वो आपको नहीं लगता कि वो वहाँ पर नहीं फिर कंसिडर होगा? जाहिर है, देखिए, एक तो सूबे की पूरी इसमें शामिल नहीं थी, अपोजिशन जमातों ने इसको अपोज किया था। ठीक है। सूबे की हद तक जो है वो सिर्फ इस हद तक मामला आप समझ लीजिए इसको आर्टिकल 144 में कि जो लेजिस्लेशन का इख्तियार है, जो सब्जेक्ट लेजिस्लेशन होनी थी वो इख्तियार था सूबे का, मगर बलूचिस्तान प्रोविंस ने या बलूचिस्तान प्रोविंस की असम्बली ने और साथ मिल के सिंध प्रोविंस की असम्बली ने ये इख्तियार ये वफाक को दिया कि आप लेजिस्लेट कर। सही है। तो अगेन जो लेजिस्लेशन हुई है वो यकीनन जो है ना वो असम्बली की मंशा के साथ हुई है। आप उसमें मेजॉरिटी की मंशा कह सकते हैं,
मगर हमारे यहाँ इलेक्शन के नतायज कैसे आते हैं, ये असम्बली जो है वो कंट्रोल कैसे होती है, ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन सेंटर साहब, फिर मेरे जहन में एक और सवाल, अभी मैं सरदार शौकत पोपलजई साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा है, बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के सदर हैं। मैं अभी उनसे यही गुफ्तगू कर रही थी कि हमारे यहाँ जिस तरह से मुआहदे माजी में हमने देखे कि वो आगे पीछे होते रहे, काम नहीं शुरू हुआ, फिर अभी सरदार साहब ने बताया कि ज़ाहिर जो कंपनी अब सामने आ गई है वो आपके माइंड्स में आएगी, वहाँ काम करेगी, वो पूरी दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े जो माइंस हैं उसको एक्वायर कर लिया है, वो वहाँ काम शुरू कर रही है। आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी एक जिसे कहते हैं बोल्ड स्टेप लेना होगा इस मुआहदे के अलावा भी, ताकि अगर ये माइंस के हवाले से काम शुरू होता है तो दुनिया में पाकिस्तान अपनी साख भी बता सके? देखिए, हमको काम करने के ऊपर कोई एतराज नहीं है, हमको तरक्की के मुखालिफ नहीं है। हमारा मसला सिर्फ जो है वो ये है कि जो सूबे का सब्जेक्ट है वो सूबे के पास रहना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन आपका एग्जिस्ट कर रहा है फील्ड में, उसमें जो जिस तरह से लिखा है उसको उसी तरह से रहने दीजिए, उसको किसी आने बहाने जो है ना वो आप अपने पास वो इख्तियार अपना ले जाइए। हमारा सबसे हमारा इश्यू इतना सा है। अच्छा, हमको कोई लेकिन सेंटर साहब इसमें तो अब लीगल कवर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंडोर्समेंट के बाद तो लीगल कवर भी मिल गया है, फिर बताएं फिर आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, वो जो लीगल कवर है मुझे उसके साथ बहुत एहतराम है, मगर वो अभी तक लेजिस्लेशन हुई नहीं है, अभी तक लेजिस्लेशन हुई नहीं थी और जो ना उसमें पहले लीगल कवर देनी जा रही थी, तो ये अजीब सी बात नहीं है। लेजिस्लेशन से पहले कह दिया जाए कि इसमें कोई चीज जो ना ऐसी गैर आएगी नहीं, तो यकीनन ये जो ना वो वफाक की भी मजबूरी होगी इस वक्त के $6 बिलियन जो ना वो आपको जो ना पे करना पड़ रहा था या मजबूरी हो सकती है। मगर बात फिर अगेन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो यहाँ पे वायलेट हुआ है, जो सब्जेक्ट था सूबे का वो किसी न किसी तरह से वो सूबे से निकला है। अगर सूबे के अंदर ये मामला रहे तो हम तरक्की के हक में हैं, हम तो कंपनी के काम पॉइंट बहुत रेलेवेंट है। देखिए, जब हम सुई की बात करते हैं बलूचिस्तान में गैस के हवाले से, तो हमने देखा वहां पर ज़ाहिर है बात बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन हकीकत हाल तो यही है कि आज तक बलूचिस्तान में हमें गैस नहीं नजर आती। वो पूरे मुल्क को गैस दे रहा है, लेकिन वहां के लोग जो है वो गैस के हवाले से आज तक उनको घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ जाता है। आपका इस हवाले से तो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अब मेरा सवाल शायद ये है कि एक बिल जिसको मैं बार बार तकरार से शायद आपसे सवाल कर रही हूँ, उसको यूनानिमसली पास किया गया असेंबली के अंदर से, ठीक है, उसमें आपकी पार्टी के अलावा भी मैंने दीगर और पार्टीज को सुना, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव को लेते हुए ऑन बोर्ड नहीं लिया आप जैसे तमाम इत्तेहादियों को, क्योंकि आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात है? देखिए, जिन पार्टीज ने इसके ऊपर एग्री किया है वो मेरा ख्याल है कि दिल पे पत्थर रख के किया है, किसी को भी इसमें खुशी कोई फील नहीं हुई। वहीं पे मजबूरी जो ना हमें ये बताई गई कि जी पाकिस्तान के लिए ये मजबूरी है, यहाँ तो हमारे लिए $1 बिलियन मसला बना हुआ है, वहाँ पे $6 बिलियन इकट्ठा देना पड़ेगा। 6.5 मजबूरी बतलाई गई, कहीं पे कोई और मजबूरी बतलाई गई, मगर पॉइंट फिर यही है कि दस्तूर की वायलेशन अगर आप करते रहेंगे तो कब तक करते रहेंगे। ठीक है सेंटर साहब, आपसे हम ज़रा बात कर ही रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहेगा। सरदार साहब, आप इस बात को किस तरह देखते हैं जो सेंटर साहब उठा रहे हैं कि ज़ाहिर जो कस्टोडियन है वो बलूचिस्तान है, वो सूबा है, और अगर 18वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आप देखें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त महसूस होती है, लेकिन फिर पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी अदालत की जानिब से जो 6.5 जो है अरब डॉलर्स का एक पूरा चार्ज था वो उससे हम देख रहे हैं कि बेल हो रहा है। आपको लगता है कि फिर ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा कि बलूचिस्तान के सूबे को भी एहसास महरूमी रहेगा कि वो 18वीं आईनी तरमीम के बाद भी कहीं नहीं खड़ा हुआ, वफाक ही उसको इंटरवीन कर रहा है? इसमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सूबा हेल्पलेस नज़र आता है। देखें, ये इनिशियली 1993 में जब ये कंसीव हुआ था प्रोजेक्ट और BHP ऑस्ट्रेलिया को ये मिला था, बाद में भारत और अगस्ता तो बाद में आए, तो उस ज़माने में भी माइनिंग जो सेक्टर है ये सूबे की जुरिस्डिक्शन में था। फिर 18th अमेंडमेंट आ गई, डेवोल्यूशन आ गया, उसमें फिर ज़्यादा एम्पावरमेंट हो गई। लेकिन ये तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर बिलियन से ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आएगा उसमें लामाल फेडरल गवर्नमेंट शामिल हो जाती है, क्योंकि उसमें अक्सर सॉवरेन गारंटीज़ की ज़रूरत होती है। तो सॉवरेन गारंटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट देती है। अब फेडरल गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ कि ये
जो इमीडिएट पास्ट गवर्नमेंट थी उसकी भी फॉल्ट है, प्रेजेंट अगर उन्होंने भी इसके अंदर ज़्यादा हिस्सा डाला तो उनकी भी फॉल्ट है कि उनको पूरा एक्सपोज करना चाहिए था। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगर उनको कंसर्न है तो वो जायज़ कंसर्न है, आपको एक्सपोज करना चाहिए था, उनको एक एक शिक एक एक चीज़ बतानी चाहिए थी। एग्रीमेंट कोई कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट तो था नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड। इसी तरह मैं मेंशन करूं कि यही चीज़ हो चुकी है 30 साल पहले का सेंडर कॉपर प्रोजेक्ट जो रेकोडेक्स से ज़्यादा दूर नहीं है, जी। आज वो डिप्लीट होने को है, उससे आप देख लें कि क्या फ़ायदा हुआ। तो ये कॉन्सिक्वेंसली ये चीज़ें आगे चल रही हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट अगर नहीं करती, फेडरल गवर्नमेंट नहीं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो एक्चुअली इतना हेल्पलेस नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ब्रेक ले रही हूँ सेंटर कामरान साहब और सरदार साहब, फिर हम ब्रेक से वापस आकर एक और भी ज़ाहिर जो एश्योरेंस की बात अभी सरदार साहब कह रहे थे कि ज़ाहिर फेडरल लेवल पर जब बिलियन से बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो फिर उसके लिए तो फेडरल गवर्नमेंट का साथ होना ज़रूरी है, लेकिन जो हालात हैं हमें पता है बॉर्डर के और सारे मामलात पर, तो इसमें फिर एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा था विच इज़ सिक्योरिटी मोर देन इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम फिर जरा देख लेते हैं कि इस तनाजुर में रेकोडेक के मामले पर बिलखुसूस इस मुआहदे की रोशनी में सिक्योरिटी मामलात को बलूचिस्तान की कैसे जायजा उसका लिया जा रहा है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। कुछ हकायक ऐसे हैं जिस पर बात करते हुए शायद तशवीश तो होती है, लेकिन हकीकत हाल यह है कि रेकोडेक के मुआहदे पर या जितने भी मुआहदे हुए हैं पिछले 20 बरसों में, उसमें हमने करप्शन का एलिमेंट भी देखा है, फिर सिक्योरिटी के इशूज़ भी देखे हैं। तो मैं ज़रा सरदार साहब से एक पॉइंट ले लूँ, फिर सेंटर साहब आपकी तरफ आती हूँ। बल्कि सेंटर साहब पहले आप मुझे जवाब दीजिएगा, ये बात जो सरदार साहब ने अभी कही कि देखें जब आपके पास एक इंटरनेशनल कंपनी आ रही है तो उसको कुछ तो अश्योरिटी चाहिए। अगर वो सूबाई सतह पर जिस किस्म की अश्योरिटी है वो ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट लेवल है, फिर स्टेट की सतह पर एक अश्योरिटी है जिसका एक अपना ज़ाहिर है असर रसूख भी होता है। ये फरमाइएगा इस नुक्ते पर आप क्या कहते हैं सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब? जी मैं नहीं सुन पाया आपकी बात। सेंटर साहब मैं ये अर्ज कर रही थी कि अभी सरदार शौकत पोपलजई साहब ने ये कहा कि जो आपने 18वीं आईनी तरमीम के मामले में बात की कि सूबा जो है वो बहरहाल उसका बड़ा स्टेक होना चाहिए, लेकिन जब आप देखते हैं कि इंटरनेशनल कंपनीज इंटरेस्टेड हैं, फिर उनको अश्योरिटी चाहिए होती है स्टेट लेवल पर, तो फिर ज़ाहिर है उसमें तो आपको वफाक को या फेडरल हुकूमत जो है उसको तो ऑन बोर्ड होना ही पड़ेगा ना इस सारे मामले पर। नहीं ऑन बोर्ड हो तो उसके बाद क्या वो सूबा जो है ना वो जो हक जो अपना सूबे का है वो फिर ऑन बोर्ड होने के बाद वो ले लिया जाएगा, वो वफाक ले जाएगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि शेयर जो बनता है, जो ड्यू शेयर बनता है आपके अपने दस्तूर के मुताबिक जो चीज जो है वो सूबे की है उसको जो है वो आप किसी न किसी तरह से वफाक में ले जाएंगे, या उसका शेयर जो है ना वो या उसके फवायद जो है वो वफाक में ले जाएंगे। सिर्फ इस बात के लिए कि आपने श्योरिटी दी है या सिक्योरिटी दी है, सॉवरेन गारंटी दी है, तो सॉवरेन गारंटी तो फिर सुबह भी दे सकता है। अच्छा, इसमें सेंटर साहब मैंने जब ये पढ़ा तो इसमें मैंने देखा OGDCL, एंग्रो और दीगर एक और कंपनी भी है, उनका और जो बलूचिस्तान का शेयर है वो 25% है। तो आपको लगता है इससे ज्यादा होना चाहिए था, 50% होना चाहिए था? क्या आपका ये ख्याल है? ये उनका जो शेयर जो उनको जा रहा है और ये वफाक की ओन कंपनियां हैं, ये किस हिसाब में जा रहा है? ये क्या दूसरे सूबों में भी जब आपने थर के मामले में जो सेटलमेंट किया था उसमें भी इसी तरह से था कि उसमें भी जो वफाक के तहत कंपनी उनके पास जो है ना उनका शेयर थर का जा रहा है, जब कहीं और नहीं जा रहा तो फिर हमारे सूबे से क्यों जा रहा है? सवाल ये है सिर्फ। ओके, चलें, पॉइंट आ गया आपका। मैं इस पॉइंट से आगे सरदार साहब, सिक्योरिटी एश्योरेंस आपको मालूम है बहुत ज़रूरी होती है जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा होता है। माजी में हमने बहुत सारे हालात देखे भी हैं। ये फरमाइए आपको क्या लग रहा है कि इस सारे प्रोजेक्ट को ज़ाहिर जब डील हो गई है, मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं, तो सिक्योरिटी एश्योरेंस की बात भी हुई होगी। हाउ यू सी अबाउट इट इनसाइड बलूचिस्तान एज वी नो द बॉर्डर सिचुएशन? Yes, I do understand. There are two borders nearest to Rekodek, Afghanistan border है, Iran border है. No doubt इस agreement में security would be the main concern. And I am sure about that federal government, including the provincial government with the military establishment, must have assured to provide that kind of international security to them.
ये कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि इस प्रोजेक्ट के आने से बलूचिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखें, बलूचिस्तान में 80 काइंड्स ऑफ मिनरल्स हैं, उनकी एक्सप्लोरेशन जो है वो या डोरमेंट थी या वो स्लो है। तो इनके आने से डाउनस्ट्रीम बहुत सी इंडस्ट्री जो है माइनिंग सेक्टर में वो चलना शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। ठीक है। हो सकता है बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर दूसरे मिनरल्स के लिए भी आए। ओके। तो लामहाल जब ये होगा तो दोनों पब्लिक है प्राइवेट सेक्टर मिल के सिक्योरिटी, अब तो पूरी दुनिया में देखें, इराक जैसे मुल्क में जब हुआ तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। बिल्कुल। अफगानिस्तान के अंदर भी प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर तालिबान के आने से पहले प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल था जी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इतना एंगेज नहीं करेगी एंड दे वुड अप्रिशिएट कि अगर इंटरनेशनल लेवल की प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ भी इनको मिले। ओके। लेकिन सरदार साहब, आप जब बात कर रहे थे तो देखें, जब ग्वादर का सारा सिलसिला शुरू हुआ था, ग्वादर पोर्ट के हवाले से काम शुरू हुआ था, बड़ी खुशियां मनाई गई थी, बड़ा हम सब ऑप्टिमिस्टिक थे कि वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ पूरी तरह से उनकी एतमाद साजी भी होगी, फिर उनको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन हमने फिर वही तहफ़्फ़ुज़ात देखे, वही प्रॉब्लम्स देखी। आपको लगता है इस दफ़ा उन सारी चीज़ों को कोप अप किया जाएगा? करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं ये बड़े वसूख से आपको ये मैं बात बता दूं कि इधर लोकल मल्टी ट्राइबल सोसाइटी है तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। आपको उनको हक देना होगा और उनको इन्वॉल्व। और सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि भारत खुद जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है, पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो भी होश के नाखून लेंगे और उस डेफिनेटली लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सरदार शौकत पोपलज़ई, सदर बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, अमजद अली नियाज़ी, वकार शौकत, बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।